7 साल की घुसपैठ, अंडरकवर मिशन के बाद मैं आखिरकार घर वापस आ गया। मेरी पत्नी लिनॉन्स ने टेबल पर खाना तैयार कर रखा था और वो मेरा इंतजार कर रही थी। लेकिन जब मैं खुशी खुशी खा रहा था, तभी अचानक मैंने ध्यान दिया कि मेरी पत्नी की उंगलियां एक निश्चित लय में टेबल को थपथपा रही थीं। अगले ही सेकंड मेरे शरीर का खून पूरी तरह जम गया। वह लय कोई रैंडम या आम थपथपाहट नहीं थी, वह साफ तौर पर मोर्स कोड था। मैंने बिना सिर उठाए खाना जारी रखा, लेकिन टेबल के नीचे मेरी उंगलियों ने चुपके से उसके संदेश का अनुवाद किया। भागो, घर में 15 छिपे हुए माइक्रोफोन हैं। उस पल मेरा दिल जैसे बैठ गया। चबाना अचानक बंद हो गया। मैंने धीरे से अपना सिर उठाया और लिनॉन्स की तरफ देखा। वह दिखने में अभी भी बड़ी मीठी मुस्कान बिखेर रही थी। डियर, इन सालों में तुमने बाहर बहुत दुख झेले हैं। आज मैंने वह सब कुछ पकाया है जो तुम्हें पसंद है, बस इसलिए कि तुम्हारी सेहत अच्छी हो जाए। खूब खाओ। लेकिन उसकी आंखों में डर और मिन्नतें भरी थीं। वह अपनी पूरी ताकत से मुझे वहां से जल्दी निकल जाने का इशारा कर रही थी। मैंने जबरदस्ती खाना गले से नीचे उतारा। मेरे अंदर एक तूफान सा उठ रहा था, लेकिन मैं पैनिक नहीं हो सकता था। घुसपैठ के मेरे 7 सालों के अनुभव ने मुझे अपनी भावनाओं पर काबू रखना सिखा दिया था। समय जितना खतरनाक हो, मुझे उतनी ही शांति की जरूरत होती है। इसलिए मैंने चॉपस्टिक रख दी, उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, हाँ, घर का खाना सबसे स्वादिष्ट होता है। वैसे सफर के बाद मैं बहुत गंदा हो गया हूं। मैं जाकर नहा लेता हूं और कपड़े बदल लेता हूं। लिनॉन्स की आंखों में बेचैनी की एक झलक दिखी, लेकिन उसने उसे जल्दी से छुपा लिया। ठीक है बे, वाटर हीटर ऑन है, तुम सीधे जाकर नहा सकते हो। मैं उठा और वॉशरूम की तरफ चल दिया। मेरा हर कदम हल्का और पक्का लग रहा था, लेकिन मेरा पूरा शरीर पहले से ही तनाव में था और लड़ने के लिए तैयार था। बाथरूम का दरवाजा बंद करते ही मैंने तुरंत शावर ऑन नहीं किया। मैंने अपनी सांसें रोकीं और उस छोटे से स्पेस का मुआयना करना शुरू कर दिया। वॉश बेसिन, छत, वेंटिलेशन, टॉयलेट टैंक। मैंने ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा जहां कुछ छुपाया जा सके। यकीनन टॉयलेट टैंक के अंदर मैंने एक सख्त चीज को छुआ, लेकिन मैंने उसे बाहर नहीं निकाला। इसके बजाय मैंने अपनी उंगलियों के पोरों से धीरे से उसके आकार को महसूस किया। मेरे सालों के अनुभव के अनुसार यह एक लेटेस्ट जनरेशन का मिलिट्री माइक्रोफोन था, जिसकी प्रभावी रेंज 300 मीटर थी और यह दिल की धड़कनों को भी साफ साफ रिकॉर्ड करने में सक्षम था। अचानक मेरे माथे पर ठंडा पसीना आ गया। यह साफ तौर पर कोई आम निगरानी नहीं थी। इस लेवल की प्रोफेशनल सर्विलांस जानलेवा होती है। मेरा दिल ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे भींच कर डुबो दिया हो। आखिर कौन है वह? क्या मेरा मिशन पकड़ा गया? क्या लिनॉन्स किसी के नियंत्रण में है? उनका असली मकसद क्या है? मैंने जल्दी से हाथ बढ़ाया और शावर का नल घुमा दिया। पानी की तेज आवाज ने तुरंत ज्यादातर शोर को दबा दिया। मैं धीरे से ठंडी टाइलों के सहारे टिक गया। उस पल का फायदा उठाते हुए मेरा दिमाग पूरी स्पीड से काम करने लगा। 15। लिनॉन्स ने कहा कि 15 माइक्रोफोन है। इसका मतलब है कि यह घर पहले से ही उनका मॉनिटरिंग रूम बन चुका है। यहां तक कि एक पाद भी उनके कानों से नहीं बच सकता। यह एक घर है। यह द ट्रूमैन शो जैसा है। क्या मुझे अभी भाग जाना चाहिए? नहीं। अगर मैं भाग गया तो लिनॉन्स का क्या होगा? अगर वे मेरे घर में 15 माइक्रोफोन लगा सकते हैं, तो इसका मतलब है कि वे लिनॉन्स को पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले चुके हैं। जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर कदम रखूंगा, वह मारी जाएगी। इसीलिए मैं नहीं जा सकता। मैं यहीं रुकूंगा यह देखने के लिए कि इस सब के पीछे कौन चाल चल रहा है। इसलिए मैंने जल्दी से खुद को साफ किया। बाथरूम से बाहर निकलते समय मेरे चेहरे पर कोई भावना नहीं थी, यहां तक कि मेरे चेहरे पर नहाने के बाद वाली सामान्य रिलैक्स फीलिंग थी। तब तक लिनॉन्स ने बर्तन समेट लिए थे और सोफे पर बैठकर एक वैरायटी शो देखते हुए हंस रही थी। मैं जानता था कि वह उन आंखों और कानों के लिए नाटक कर रही थी। मैं पास गया और उसके बगल में बैठ गया। मैंने फ्रूट बास्केट से एक सेब लिया और उसके छिलके को एक लगातार पट्टी में उतारना शुरू कर दिया। डियर, इन सालों में तुम घर पर अकेली थीं। तुमने बहुत दुख झेला है। ये कुछ भी नहीं है। तुम्हारा सही सलामत वापस आना ही सबसे जरूरी बात है। लेकिन मेरे पिता की तबीयत पिछले कुछ समय से ठीक नहीं है। वह हमेशा कहते हैं कि वह हमसे मिलना चाहते हैं। कल तुम मेरे साथ मेरे माता पिता के घर उन्हें देखने चलोगे। सेब छीलने का मेरा हाथ अचानक रुक गया। उसने पहले जो मोर्स कोड थपथपाया था, उसमें उसके माता पिता के घर जाने की बात शामिल नहीं थी। यह नई जानकारी थी। मैंने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखें इशारों और मिन्नतों से भरी थीं। मैं पल भर में समझ गया। उसके माता पिता का घर असली घर नहीं था। वह एक ऐसा कोड था जिसे सिर्फ हम दोनों समझते थे। एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पॉइंट जिसे हमने मेरे जाने से पहले तय किया था। एक ऐसी जगह जो थ्योरी में बिल्कुल सुरक्षित थी। मैंने उसे छिला हुआ सेब सौंप दिया। छिलका शुरू से आखिर तक कहीं से भी टूटा नहीं था।
ठीक है, कल सुबह ही हम तुम्हारे पिता से मिलने चलेंगे। अगले दिन ठीक सुबह होते ही लिनॉन्स और मैं एक नॉर्मल कपल की तरह उठ गए। हमने साथ में हाथ मुंह धोया और नाश्ता किया। उसने मेरी टाई ठीक करने में मदद की, मैंने उसके बाल संवारे। बाहर निकलने से पहले उसने मेरी बांह पकड़ ली और अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। डियर, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। उसकी आवाज बहुत धीमी थी और उसमें एक वास्तविक कंपकंपी थी। मैं जानता था कि वह अपने माता पिता के घर जाने से नहीं डर रही थी, बल्कि इसलिए डर रही थी क्योंकि यह सफर खतरनाक होने वाला था। मैंने उसे सांत्वना देने के लिए उसका हाथ थपथपाया। डरो मत, मैं यहां हूं। यह मैंने लिनॉन्स के लिए भी कहा था और उन लोगों के लिए भी जो उन 15 माइक्रोफोन्स के पीछे थे। मैं चाहता था कि वे विश्वास करें कि मैं सिर्फ एक आम पति हूं जो सालों बाद घर लौटा है। फिर हम कार से निकलने के लिए तैयार हुए। बैठने से पहले मैंने हमेशा की तरह कार का चक्कर लगाया। कार के नीचे सब साफ था, कोई ट्रैकर नहीं था। अंदर भी कोई नया लिसनिंग डिवाइस नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उन लोगों को पूरा भरोसा था कि घर के 15 माइक्रोफोन ही सब कुछ कंट्रोल करने के लिए काफी हैं। जैसे ही हम सोसाइटी से बाहर निकले, रियर व्यू मिरर, पीछे देखने वाले शीशे में एक ब्लैक बुइक कार दिखाई दी। वह एक सुरक्षित दूरी बनाकर हमारा पीछा कर रही थी। मैं मन ही मन हंसे बिना नहीं रह सका। बेशक वे वहीं थे। लिनॉन्स ने भी उसे देख लिया था। उसका शरीर तुरंत अकड़ गया। पीछे मत देखो, मैंने हाथ बढ़ाया और म्यूजिक का वॉल्यूम बढ़ा दिया। एक खुशमिजाज पॉप गाने ने हमारी घबराई हुई दिल की धड़कनों को छुपा लिया। अगले ट्रैफिक सिग्नल पर जब लाल बत्ती होने में 3 सेकंड बचे थे, मैंने स्पीड कम नहीं की, बल्कि एक्सीलेटर को पूरी तरह दबा दिया। कार रेड लाइट होने के आखिरी सेकंड में चौराहे को पार कर गई, जबकि वह ब्यूक कार चौराहे पर ही फंस गई और हिल नहीं सकी। हमने उन्हें चकमा दे दिया। यह इतना आसान नहीं है, मैंने शांत होकर रियर व्यू मिरर में देखा। इस तरह के प्रोफेशनल फॉलोअप में सिर्फ एक कार का इस्तेमाल नहीं होता। यकीनन 5 मिनट से भी कम समय में हमारी कार के पीछे एक ग्रे फॉक्सवैगन दिखाई दी। लिनॉन्स का चेहरा और भी पीला पड़ गया। पहले खुद को संभालो, मैंने धीमी आवाज में उसे दिलासा दिया, जबकि मेरा दिमाग पूरी स्पीड से रास्ते का प्लान बना रहा था। मैं सीधे तय किए गए सेफ पॉइंट पर नहीं जा सकता, यह बहुत साफ हो जाएगा। इसका मतलब यह होगा कि उन्हें पता चल जाएगा कि उनका भंडाफोड़ हो चुका है। मुझे किसी ऐसी जगह जाना होगा जो उन्हें भ्रमित कर सके और मुझे इन पीछा करने वालों से पूरी तरह छुटकारा पाने का मौका दे। मैंने स्टीयरिंग व्हील घुमाया और कार एक सेकेंडरी रोड की तरफ मुड़ गई। यह रास्ता पुराने शहर के सबसे व्यस्त थोक बाजार, होलसेल मार्केट की तरफ जाता है। मैं यहाँ के हर एक गली कूचे को अपने हाथ की हथेली की तरह जानता हूँ। जब मैं 7 साल पहले गया था तब यह एक प्यारी याद थी। अब यह जीवित रहने के लिए एक युद्ध क्षेत्र बन गया था। रियर व्यू मिरर में वह सिल्वर ग्रे फॉक्सवैगन अभी भी हमसे चिपकी हुई थी। मैंने स्पीड कम नहीं की और सीधे बाजार के एंट्रेंस में गाड़ी घुसा दी। सुबह के समय थोक बाजार लोगों से खचाखच भरा हुआ था। तिपहिया साइकिलें, कंधे पर टोकरी लिए फेरी वाले, सब कुछ जाम था। मैंने पागलों की तरह हॉर्न बजाया। गाड़ी की बॉडी निकलते समय लोगों को लगभग छू रही थी। को पायलट सीट पर बैठी लिनॉन्स का चेहरा पीला था, लेकिन वह चिल्लाई नहीं। उसके हाथ हैंडल पर कसकर टिके हुए थे, लेकिन उसकी आंखें शीशे में पीछा करने वाली कार पर टिकी थीं। अचानक मुझे एहसास हुआ कि इन 7 सालों में उसने भी मजबूत होना सीख लिया है। हमने एक सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स की दुकान के सामने ब्रेक लगाया। मैंने उसे नीचे उतरकर पानी की एक बोतल खरीदने का इशारा किया। वह एक पल के लिए ठिठकी, लेकिन तुरंत समझ गई कि मैं क्या कहना चाहता हूं और बिना किसी हिचकिचाहट के दरवाजा खोलकर नीचे उतर गई और आखिरकार भीड़ में गायब हो गई। उसकी पीठ बहुत पतली थी, लेकिन वह बहुत मजबूती से चल रही थी। मैंने जल्दी से बूट, डिक्की खोला और स्पेयर व्हील के नीचे से हथेली के आकार का एक काला बॉक्स निकाला। यह वह सिग्नल जैमर था जिसे मैंने 7 साल पहले अपने पास रखा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसका इस्तेमाल पहली बार अपने ही होम टाउन में करूंगा। स्विच दबाते ही 5 मीटर के दायरे में सिग्नल तुरंत ब्लॉक हो गए। इस मौके का फायदा उठाते हुए मैंने डिक्की के सीक्रेट कंपार्टमेंट से 2 जैकेट निकाली, एक ग्रे और एक नेवी ब्लू। दोनों ही सबसे कॉमन डिजाइन की थीं। लिनॉन्स जल्द ही वापस आ गई। उसके हाथ में पानी की बोतल थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरी आंखों में देखा। मैंने जल्दी से ग्रे जैकेट उसके कंधों पर डाल दी। मैंने उसकी मूल बेज रंग की ट्रेंच कोट को लपेटा और उसे बैकपैक में डाल दिया। 30 मीटर की दूरी पर वह फॉक्सवैगन पहले ही रुक चुकी थी। कार के अंदर कोई चारों तरफ देख रहा था। साफ था कि उसने सिग्नल खो दिया था। मुझे गाड़ी से उतरती हुई एक जानी पहचानी आकृति दिखाई दी। उसकी पीठ बिल्कुल सीधी और ताकतवर थी,
सिविलियन कपड़ों में होने के बावजूद वह ऐसी प्रोफेशनल आदतें लिए हुए था जिन्हें छुपाना मुश्किल था। वह जैन फेन था, मेरा जिंदगी भर का सबसे अच्छा दोस्त और 7 साल की घुसपैठ के दौरान मेरा इकलौता कांटेक्ट पर्सन। वह यहां क्या कर रहा था? मेरा दिल जोर से धड़का, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। मैंने अपनी टोपी का छज्जा नीचे किया, लिनॉन्स का हाथ थामा और हम भीड़ में आगे बढ़ गए। एक कोने में दुबके हुए एक भिखारी के पास से गुजरते समय मैं रुका। उसका कद काठी मेरे जैसा ही था। उसका गंदा चेहरा पूरी तरह से उदासीनता दिखा रहा था। मैंने अपनी जैकेट उतारी और उसे पहना दी। मैंने उसकी पीठ थपथपाई और उसके हाथ में कुछ नोट थमा दिए। फिर मैंने अपनी कार की तरफ इशारा किया और गाड़ी चलाने का जेस्चर किया। उसकी लाल आंखें तुरंत चमक उठीं। उसने जैकेट पकड़ी और कार की तरफ चल दिया। मैंने लिनॉन्स को लिया और हम गत्ते के डिब्बों से भरी एक संकरी गली में खिसक गए। कुछ ही देर बाद कार के इंजन की आवाज सुनाई दी। वह भिखारी मन में मेरी गाड़ी लेकर बाजार से निकल चुका था। उस सिल्वर ग्रे फॉक्सवैगन ने तुरंत उसका पीछा किया, जबकि जैन फेन वहीं रुककर सिगरेट सुलगाने लगा। धुएं के बीच उसका प्रोफाइल विशेष रूप से अजनबी सा लग रहा था। बाजार के अंत में एक छोड़ी हुई परित्यक्त गटर सीवर का प्रवेश द्वार था। 7 साल पहले मैंने यहां लोहे की जाली को मजबूर किया था। तब यह एक गोपनीय रिपोर्ट छिपाने के लिए था, अब यह जान बचाने के लिए था। मैंने लोहे का ढक्कन उठाया और एक घिनौनी बदबू हमसे टकराई। लिनॉन्स ने अपनी नाक बंद कर ली, लेकिन वह पीछे नहीं हटी। जंग लगी लोहे की सीढ़ी से नीचे उतरने वाला मैं पहला व्यक्ति था। सीवर अंधेरा और नम था। छत की दरारों से रोशनी की किरणें छनकर आ रही थीं। पैर के पास चूहे भाग रहे थे। लिनॉन्स ने मेरा हाथ कसकर पकड़ रखा था। उसके नाखून मेरे मांस में गड़ रहे थे, लेकिन मैंने एक भी आवाज नहीं की। हम घुटनों तक गंदे पानी में आधे घंटे तक चले, जब तक कि आखिरकार हम एक एकांत हरे भरे इलाके में छिपे हुए निकास द्वार से बाहर नहीं निकल गए। बाहर एक शांत सड़क थी। पुराना छूटा हुआ गेमिंग पार्लर अभी भी वहीं था, सेबम बाप, जिसके शीशे धूल से ढके थे। घूमने वाला धातु का दरवाजा, शटर भी जंग खा चुका था। कंधे से मैंने एक दरार बनाई और अंदर घुस गया। अंदर पुराने और टूटे हुए फर्नीचर भरे पड़े थे। दीवारों पर पुराने और पीले पड़ चुके पोस्टर थे। यह आखिरी ठिकाना था जो मैंने 7 साल पहले छोड़ा था। मेरे अलावा कोई भी इस जगह को नहीं जानता था। लिनॉन्स हाँफते हुए एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठ गई। मैं उसे दिलासा देने जा रहा था, लेकिन अगले ही सेकंड मेरी नजर जम गई। दीवार पर लगा पुराना कैलेंडर अभी भी 7 साल पहले के जुलाई महीने को दिखा रहा था, लेकिन कैलेंडर के पीछे एक बेहद सूक्ष्म चमक, रिफ्लेक्शन थी, जो एक जासूसी माइक्रोफोन का एंटीना था। मैं पास गया और धीरे से कैलेंडर उठाया, जिससे माचिस की डिब्बी के आकार का एक काला डिवाइस सामने आ गया। भाग्य से यह अभी भी लेटेस्ट जनरेशन का मिलिट्री माइक्रोफोन था और इसकी इंडिकेटर लाइट अभी भी जल रही थी। यह काम कर रहा था। मेरा खून तुरंत जम गया। इस ठिकाने को कोई नहीं जानता था, लेकिन यह माइक्रोफोन साफ तौर पर बहुत लंबे समय से स्थापित था। इसे कौन ढूंढ सकता था? मेरे दिमाग में उस व्यक्ति की आकृति उभरी जो अभी कुछ समय पहले सिगरेट पी रहा था। वह जैन फेन हो सकता था। मैं उस माइक्रोफोन को घूरता रहा जो अभी भी काम कर रहा था। मेरी उंगलियों के पोरों को एक ठंडा धातुई एहसास हो रहा था। यह ठिकाना उजागर हो चुका है, लेकिन मुझे पकड़ने कोई नहीं आया। इसका मतलब है कि वे मुझे गिरफ्तार नहीं करना चाहते। वे बस मेरी हर हरकत पर नजर रखना चाहते हैं। वे किसी और महत्वपूर्ण व्यक्ति के सामने आने का इंतजार कर रहे हैं, मेरे कॉन्टेक्ट पर्सन का या उन सबूतों का जो मैंने छिपाए थे। लिनॉन्स टूटी हुई कुर्सी से उठी और मेरे पास आई। कैलेंडर के पीछे माइक्रोफोन देखकर उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, लेकिन वह न तो चिल्लाई और न ही घबराई, बस चुपचाप 2 कदम पीछे हट गई। उसने उस दिशा को ब्लॉक करने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल किया, फिर कोने में धूल भरे मलबे के ढेर की ओर इशारा किया। मैंने उसकी उंगली के इशारे का पीछा किया। एक पुरानी लकड़ी की सड़ी हुई तख्ती के नीचे एक शतरंज का बिसात चेस बोर्ड दबा हुआ था। वह पास आई, बोर्ड निकाला और उसे मेज पर रख दिया। मुझे अपने साथ एक खेल खेलने के लिए बैठने का इशारा किया। इस समय शतरंज खेलने की इच्छा कैसे होगी, लेकिन मैं तुरंत उसका इरादा समझ गया। माइक्रोफोन आवाजें पकड़ सकता है, लेकिन वह हमारी हरकतों को नहीं देखता। शतरंज का बोर्ड हमारी बातचीत का इकलौता जरिया बन गया। उसने पहले एक मोहरा चला, घोड़ा 2 और फिर 3 कदम आगे बढ़ता है। घोड़ा एल आकार में चलता है। उसका हाथ स्थिर है, लेकिन उसकी नजर मेरी उंगलियों पर टिकी है। मैं समझ गया कि तुम मुझसे पूछ रही हो कि क्या मुझे बाहरी मदद की जरूरत है। मैं एक ऊंट एल्फिल लेता हूं और उसे धीरे से बीच में रख देता हूं। ऊंट 2, 5 कदम आगे बढ़ो। ऊंट पहाड़ लांघ जाता है।
यह उसे बताता है कि घर की अंदर से ऊपर से नीचे तक पूरी तरह तलाशी ली जा चुकी है। कोई गद्दार टोपो है। उसकी पलकें कांपती हैं, उसकी उंगलियां शतरंज के बोर्ड को धीरे से छूती हैं। यह वही पुरानी तरकीब है जब हमारी शादी हुई थी। वह एक मोहरा चलती है। प्यादा 5, एक कदम आगे बढ़ो। प्यादा एक बार नदी पार कर ले तो सिर्फ आगे बढ़ सकता है, पीछे नहीं हट सकता। वह मुझसे कह रही है कि वह गिर चुकी है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मेरा दिल ऐसे भींच जाता है जैसे किसी ने उसमें छेद कर दिया हो। इस साल उसने अकेले कितना कुछ झेला है। मैं एक मोहरा चलता हूं। हाथी रुक। 1, 2 कदम आगे बढ़ो। यह एक सीधा हमला है। मैं इस स्थिति को पूरी तरह से फाड़ देना चाहता हूं। अचानक वह बोर्ड पर एक मोहरे को जोर से पटकती है। खाली बोर्ड पर एक बहुत साफ खट की आवाज होती है। यह आगे बढ़ने का संकेत है। हाथी एलिफेंट/बिशप तिरछा चलता है। यह एक रक्षात्मक मोहरा है, लेकिन जिस जगह वह मोहरा रखती है वह गलत है। यह कोई सामान्य चाल नहीं है। वह मुझे कुछ और बताने के लिए मोहरे की पोजीशन का इस्तेमाल कर रही है। मैं उस जगह को ध्यान से देखता हूं। मेरा दिमाग पूरी स्पीड से काम करता है। हाथी 3 महीने से उस पोजीशन में है। 3 महीने पहले क्या हुआ था? वह खेलना जारी रखती है। उसकी हर चाल बेहद धीमी है। धीरे धीरे बोर्ड एक तस्वीर बनाने लगता है। 3 महीने पहले लोगों का एक समूह मेरे घर के दरवाजे पर आया था। उन्होंने वर्दी पहन रखी थी और उनके पास क्रेडेंशियल आईडी कार्ड थे। उन्होंने कहा कि वे मेरे सहकर्मी थे, कि मेरा अंडरकवर मिशन विफल हो गया था और मैं मर चुका था। वे परिवार को सूचित करने आए थे और साथ ही नायक को घर वापस ले जाने के लिए उसके अवशेष लेने आए थे। लिन के हाथ कांप रहे हैं, लेकिन उसकी चाल अभी भी पक्की है। उन्होंने कहा कि संगठन को उसे एक स्पष्टीकरण देना था, कि उसे घर पर मेरा स्वागत करना था, भले ही वे केवल मेरी राख ही क्यों ना हो। उन्होंने घर में एक शतरंज का बोर्ड रख दिया। उस घर में जहां हम 10 साल रहे। लिनॉन्स लिंक्सी ने स्वीकार कर लिया। एक सच्ची विधवा की तरह उसने रोते हुए स्वीकार कर लिया। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि वह पहले से ही निरीक्षण करना, चीजों को भांपना सीख चुकी थी। जब उन्होंने बोर्ड रखा तो उनके हाथ बहुत ज्यादा कुशल थे। वे घर के हर कोने से बहुत ज्यादा परिचित थे। उन्होंने दीवारों पर शोक चक्र, मालाइयों ने लटकाने के लिए कीलें ठोंकी और इसी बहाने दीवारों के अंदर, सोफे के नीचे, लैंप के अंदर चीजें छिपा दी। गद्दे के अंदर सब कुछ माइक्रोफोन थे। वे किसी नायक को घर वापस लाने नहीं आए थे। वे एक जाल बिछाने आए थे, इस इंतजार में कि असली नायक उसमें गिर जाए। लिनॉन्स लिंक्सी की आंखें लाल हो गईं, लेकिन वह रोई नहीं। उसने बस एक और चाल चली। वह चाल एक चेक थी, जिसका मतलब था, तुम वापस क्यों आए? तुम जानते हो कि घर एक जाल है, तुम वापस क्यों आए? मैं उसकी ओर देखता हूं। कुछ समय पहले सीवर की बात याद करते हुए वह कितनी डरी हुई थी, लेकिन बिना कोई आवाज किए अपने दांत भींचे हुए थी। वह मुझसे बेताबी से भाग जाने के लिए कह रही थी, लेकिन मैं फिर भी वापस आ गया और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे सच बताने के लिए शतरंज का इस्तेमाल किया, क्योंकि वह जानती थी कि बचने का कोई रास्ता नहीं है। चूंकि मैं वापस आ गया हूं तो चलिए मिलकर इसका सामना करते हैं। मैं एक चाल चलता हूं। यह राजा की रक्षा के लिए अंतिम रक्षा पंक्ति है। अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। आखिरकार वह रोने से खुद को नहीं रोक पाती। आंसू गिरते हैं और बोर्ड से टकराते हैं। मैं बोर्ड से पानी के निशानों को पहुंचने के लिए हाथ बढ़ाता हूं और शांति से हर चाल खेलना जारी रखता हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि माइक्रोफोन के पीछे बैठे लोग सुन रहे हैं। वे मोहरों के गिरने की आवाजें सुन रहे हैं। वे एक ऐसे जोड़े को सुन रहे हैं जो 7 साल से नहीं मिले थे और शतरंज खेल रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि हम बस समय बिता रहे हैं, बिना यह जाने कि बोर्ड पर जीवन और मृत्यु का एक मिलन पहले ही पूरा हो चुका है। उसी पल लिनॉन्स लिंक्सी अपना सिर उठाती है और खिड़की की तरफ देखती है। उसकी आंखों में घबराहट की एक झलक तैर जाती है। मैं उसकी नजर का पीछा करता हूं। बाहर वह छोड़ी हुई सड़क खाली है। सिर्फ हवा कागज के टुकड़ों को हिला रही है, लेकिन मैं समझ गया कि वह क्या कहना चाहती है। कोई आ चुका है और वह कोई आम इंसान नहीं है। मेरे शरीर की मांसपेशियां तुरंत तन जाती हैं। मेरा हाथ पहले से ही मेरी कमर पर मौजूद चाकू के मूठ पर है। ठीक उसी समय जब हम यहां पहुंचे, यहां कौन आएगा? क्या यह चेन फेंक है या वे लोग हैं जो माइक्रोफोन के पीछे छिपे हैं? मैं धीरे धीरे खड़ा होता हूं और लिंक्सी को अपने पीछे कर लेता हूं। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ने के लिए खुद को तैयार करता हूं, लेकिन ठीक उसी पल खिड़की से कोड के 3 संकेत मिलते हैं। वह कोड बिल्कुल सटीक है। 3 दस्तक, न लंबी न छोटी। यह वही आपातकालीन संकेत है जिसे जेन फेंक और मैंने उस समय तय किया था, लेकिन इस जगह के बारे में केवल वही जानता है। तो सचमुच वही है। मैं उस पुरानी खिड़की को टकटकी लगाकर देखता हूं।
धूल से सने कांच के पार से चांद की रोशनी अंदर आ रही है। वहां बस एक परछाई जैसी काली आकृति झलकती है। फिर दरवाजा खुलता है। वह चरमराता है। सड़ी हुई कब्जों से एक